Hello everyone, myself Simran and welcome back to my channel सिमरन रंगवानी क्वांट बाय सिमरन। इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था। एज आई नोटिफाइड यू, मैंने आपको नोटिफाई कर दिया था कि तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब धीरे धीरे सब चीज़ें रूटीन में आ रही हैं। तो आई थॉट कि आज एक वीडियो शूट करके आप लोग तक पहुंचाया जाए रेशो एंड प्रपोर्शन का। जैसे हमारी बात हो गई थी कि अब जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो ये आज का पार्ट 1 रहने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहला लेक्चर होता है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एज कि इसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं। जो बेस बनना होता है चैप्टर का वो फर्स्ट लेक्चर में ही होता है। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी इस चैप्टर में तकलीफ है, दिक्कत है, तो वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे तरीके से समझने की कोशिश करें। पूरा वीडियो एक साथ देखें। ओके, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्वांट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि होता है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्योंकि आगे चलकर जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ होगा ही होगा। अगर हमें रेशियो बहुत अच्छे तरीके से आ गया तो आगे के चैप्टर्स में भी हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो प्रोपोर्शन, जब भी मैंने कहा है कि हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे मन में 2 सवाल आने चाहिए। पहला सवाल ये कि ये होता क्या है, और दूसरा सवाल ये कि हम ये पढ़ते क्यों हैं। तो पहली बात कि रेशियो प्रपोर्शन होता क्या है, तो मैं ये बता दूं कि आपका जो सिलेबस होता है उसमें प्रपोर्शन का इतना ज़्यादा पार्ट नहीं, मेनली जो बात होती है वो किसकी होती है, रेशियो की होती है। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, रेशियो पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो जो होता है, हर किसी ने क्लास में कहूँ 6-7 स्टैंडर्ड आगे हर किसी ने पढ़ा हुआ है। जो डेफिनेशन दी जाती है उसकी मैं बात करूं, डेफिनेशन ये दी जाती है कि रेशो जो होता है, रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर क्वांटिटीज। रेशो जो होता है वो कंपैरिजन होता है 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर लिख दूं। Ratio is comparison of 2 or more than 2 similar quantities। जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक क्लासरूम में नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो हैं 40, हाँ, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है 40 और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं कितनी है, 30। अब मुझे कंपेयर करना है कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स कितनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, बॉयज और गर्ल्स। कट गया, जितना कटे उतना काट दो। ये 4 और 3 यानी 4:3, ये मुझे क्या मिलेगा, रेशो। ये जो सिंबल होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशो को। इसी को ही क्या कहा जाता है, इज टू। जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 40:30, 4:3, तो इस तरह से इसको कहा जाता है। तो रेशो का यूज कब किया जाता है, जब हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना होता है, तो उस केस में हम किसको यूज करते हैं, रेशो को यूज करते हैं। अब बात आती है कि हम रेशो पढ़ते क्यों हैं। तो रीजन बिहाइंड स्टडिंग द रेशो, रेशो पढ़ने के पीछे का कारण क्या है। तो अगर हम महसूस करें कि जब हम खाना बनाते हैं, यानी कि कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें हमारा रेशो यूज होता है। जब कभी हम बात करें
पार्टनर्स जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो भी एक रेशो के फॉर्म में होता है, या हमारा एक कोई भी हमारा जो सैलरी होती है हमको किस किस हिस्से में किस किस तरह से बांटनी है वो भी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रेशो के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। यानी हमारी लाइफ में रेशो का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसका हमारी लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि रेसिपी कोई भी चीज़ हमको बनानी है तो उसके लिए भी हम रेशो का यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय बनानी है, ठीक है, हम टी मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए क्या, मान लेते हैं मुझे 4 कप चाय बनानी है और जो मेरा मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तब चाय बनाने के लिए मेनली जो इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है वो होती है दूध और पानी की। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने 4 कप चाय बनाई, क्योंकि अब सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे जो पसंद है उस हिसाब से बात करें, जो मैंने चाय बनाई उसमें क्या किया, 2 कप मैंने डाला क्या, मिल्क, और 2 कप मैंने क्या डाला, वाटर। ठीक है, तो 2 कप मिल्क और 2 कप वाटर डाला। मैंने कहा ये ऐसे ही कट गया तो बचा क्या मेरा 1:1, यानी कि क्या आया, रेशो। ये रेशो क्या बता रहा है, 1:1 हमें ये बता रहा है कि जितनी क्वांटिटी आप मिल्क की यूज करोगे उतनी ही सेम क्वांटिटी आपको किसकी यूज करनी है, वाटर की। यानी इसने मुझे एक मेजरमेंट दे दिया कि इसके कंपैरिजन में मुझे इसका कितना हिस्सा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेने की कोशिश करूं, मान लेते हैं मुझे बनाना है क्या, ब्रेड बनाना है। तो ब्रेड बनाने के लिए मैंने कहा मुझे क्या चाहिए रहेगा, एक होता है मैदा चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है मुझे क्या, पानी। अगर मान लेते हैं मुझे क्या करने हैं, 10 ब्रेड बनाने हैं। तो 10 ब्रेड बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कितना, 2 कप क्या लिया भाई, मैदा लिया, और 1 कप क्या लिया, पानी लिया। यानी इनका जो रेशो है वो क्या आया, 2:1। यानी यहाँ से मुझे पता लग गया कि जब जब भी मुझे ब्रेड बनानी होगी तो मुझे 2 हिस्से किसके लेने पड़ेंगे, मैदे के लेने पड़ेंगे, और 1 हिस्सा किसका लेना पड़ेगा, पानी का लेना पड़ेगा। यानी यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में बनानी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे 4 कप बनाने थे, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो रेशो क्या है, 1:1 का है। यानी 2 कप मेरा क्या डालेगा, मिल्क, और 2 कप क्या डालेगा, पानी डालेगा। अब मैंने कहा आगे चल के मान लो मुझे 40 कप चाय बनानी हो तो क्या मुझे सोचना पड़ेगा क्या कि मैं यहाँ पे 20-20 लिखूं, नहीं, मैं इक्वल क्वांटिटीज में उसको आसानी से बांट के काम को कर लूंगी। और यहाँ पर भी सेम चीज, मुझे पता है कि जब जब भी मुझे ब्रेड बनानी है तो उस केस में मुझे क्या करना है, जितना कप मैदा होगा उसका आधा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। मान लेते हैं मुझे 15 ब्रेड बनानी, तो 15 ब्रेड बनानी तो उस हिसाब से मुझे रेशो में क्या करना पड़ेगा, जो मेरे 10 कप जो होंगे वो किसके रहेंगे, मैदे के रहेंगे, और मेरे 5 कप जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, वाटर के रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि क्वांटिटीज को किस तरह से हम कंपेयर करके हमारे जो रेसिपी है उसमें भी हम कहीं ना कहीं रेशो को यूज करते हैं। आर यू गेटिंग मी कि रेशो होता क्या है और रेशो पढ़ते क्यों है। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर लिखा कि रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर क्वांटिटीज। अभी तक तो आप देख रहे हो कि मैं 2 ही चीजों को कंपेयर कर रही हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि 2 ही चीजें हो, 3 चीजें भी हो सकती है। कोई रेसिपी हम बनाते हैं तो उसमें हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक कोई रेसिपी हमने बनाई, उसमें मेरा मैदा भी है, मेरा आटा भी पड़ रहा है, और मैंने कहा मान लेते कोई दूसरी तीसरी चीज भी पड़ रही है, तो हम उन तीनों को कंपेयर करके लिखते हैं। या फिर मसालों की भी बात जब होती है कि भाई 2 चम्मच अगर आपने नमक डाला है तो 1 चम्मच आप मिर्च डालो और आधा चम्मच क्या डालो, हल्दी डालो। यानी आपका जो रेशो रहेगा, मैंने कहा 2, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना आधा, यानी ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से रेशो आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो रेशो सिर्फ जरूरी नहीं है कि 2 ही क्वांटिटीज के बीच हो, 2 से ज्यादा का भी हम रेशो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात मैंने ये लिखी कि सिमिलर क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, रेशो की जो क्वांटिटीज होनी चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए। देखा होगा आपने कि जब मैंने यहाँ पर कप लिखा तो यहाँ पर भी कप लिखा, यहाँ पर कप और यहाँ पर ग्लास नहीं लिखा है। यानी रेशो निकालने के लिए मेरी जो 2 क्वांटिटीज या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज हैं उनके पीछे की जो यूनिट होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर मिल्क और वाटर के लिए भी कप लिखा, यहाँ पर भी कप लिखा, यहाँ पर भी कप लिखा।
अब बोलोगे आप कि यहाँ तो बॉयज और यहाँ तो गर्ल्स थे, मैंने कहा लेकिन नंबर है ना, इनको गिना जा सकता है ना, नंबर में लिखा तो जा सकता है ना। अब यहाँ पर गर्ल्स बॉयज हो, कुछ भी हो, जिनको गिना जा सकता है उनका हम, इनकी कोई पीछे अलग से कोई यूनिट नहीं आती। ऐसा नहीं आता है कि 1 किलो बॉय, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं। कि 1 लीटर गर्ल, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। 1 बॉय 1 गर्ल, 2 बॉय 2 गर्ल, इस तरह से बोला जाता है। यानी इनकी भी जो यूनिट्स है वो क्या है? सेम है। तो रेशो की जो डेफिनेशन है उसको फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर क्वांटिटीज। रेशो कंपैरिजन होता है 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। तो सिमिलर होना क्यों चाहिए? क्योंकि ताकि ये जो यूनिट्स है वो क्या हो जाए? कट जाए, और हमको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मिल जाए? एक यूनिट मिल जाए। रेशो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको मिलता है कि ये जो है लास्ट हमारा जो कट के जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? क्या आप लोगों को रेशो क्या होता है और रेशो क्यों पढ़ते हैं वो बात मुझे लगता है जहां तक आप सबको समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो की। अगर मैं बात करूं रेशो की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो जैसे मैंने पहले ही बोला, पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि ये क्या है? यूनिट लेस होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट लेस कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपेयर करना है राइस और व्हीट को। मैंने कहा 4 kg राइस और 3 kg व्हीट, इसका मुझे रेशो निकालना। तो ये केजी से ये केजी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनल रेशो मुझे सिर्फ क्या मिलता है? 4:3। हम रेशो में कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 kg/3 kg, नहीं। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशो क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। यूनिट लेस क्यों होता है? क्योंकि इनमें जितनी भी चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं उन सब की यूनिट क्या है? सेम होती है। आर यू गेटिंग मी? तो रेशो का क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। रेशो की दूसरी क्वालिटी ये है कि रेशो को मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर मैं करूं सेम नंबर से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक रेशो दिया गया है बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। मैंने कहा बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया है फॉर एग्जांपल 4:5। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने कहा मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 8। और ये कितना आएगा? 10। और इसको मैं काट दूं तो कितना आएगा वापस से? 4:5। यानी इसको मल्टीप्लाई करने में मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। मेरा यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर मैं किसी रेशो को डिवाइड भी कर दूं तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो रेशो था 4:5, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया। और कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में रेशो है और उसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 4 × 2 कितना होता है? 8। 5 × 2 कितना होता है? 10। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई होकर रेशो वापस क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा। यानी रेशो को अगर मैं सिमिलर नंबर से, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ तो रेशो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग मी? क्या बात समझ में आ रही है? तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, जहां पर मैं बात करूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो चेंज होता है। यानी कि ये जो रेशो दे रखा था 4:5, मैं कहूं कि मैंने 2 इसमें भी जोड़ दिया, मैंने 2 इसमें भी जोड़ दिया, तो 4 प्लस कितना हो गया? 2।
5 प्लस कितना हो गया 2, 4 और 2 तो कितना हो जाएगा मेरा 6, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब ये सिंप्लीफाई और हो सकता है क्या? नहीं। क्या ये रेशो सेम है क्या? नहीं। यानी हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैंने दोनों नंबर में सेम प्लस कर दिया तो मेरे रेशो क्या रहेगा? सेम। ऐसा नहीं होता है। माइनस पर भी सेम सिचुएशन, 4 में से माइनस कर दो 2, 5 में से माइनस कर दो 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, सेम आया क्या? नहीं। यानी इस बात का खास ध्यान रखना है, रेशो में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही? इसकी और बहुत कोई दूसरी प्रॉपर्टीज समझने की हमें जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। चलो, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? इसकी प्रॉपर्टीज की। अब बात कर लेते हैं कि रेशो जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशो। सबसे पहला टाइप डुप्लीकेट रेशो। अब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है भाई? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल A:B, मुझे दिया हुआ है कितना? 2:3, और मुझे बोला है फाइंड इट्स डुप्लीकेट रेशो। तो उस केस में क्या करना है? सिर्फ दोनों को स्क्वायर कर देना है, यानी 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो मेरा रेशो क्या आ जाएगा? 4:9। यानी मैं कहूं कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा भाई? 4:9। गेटिंग मी? सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? मैंने कहा ये हमें A:B फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कितना? 25:36, और मुझसे कहा गया है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर। और सब डुप्लीकेट में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो मैं A का भी स्क्वायर रूट और B का भी स्क्वायर रूट, तो 25 का भी स्क्वायर रूट और 36 का भी स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5, और 36 का क्या हो जाएगा? 6। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5:6। तो पहला टाइप कौन सा पड़ा? डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में क्या करना है? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में क्या करना है? स्क्वायर रूट। आगे पढ़ते हैं। तीसरे टाइप की बात करते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो। अब जो होशियार होंगे वो अपने आप समझ ही गए होंगे। फॉर एग्जांपल एक रेशो दिया हुआ है A:B, A:B 2:3। अब मुझे इसका क्या निकालना है? ट्रिप्लीकेट रेशो। तो क्या हो जाएगा? इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। हम A का भी क्यूब कर देंगे और B का भी क्यूब कर देंगे। तो किसका? 2 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। यानी ट्रिप्लीकेट रेशो में मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब। चौथे टाइप की बात करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मैंने कहा मान लेते हैं एक रेशो दिया गया है A:B 125 मान लेते हैं दिया गया है कितना? 27। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। किसका? A का भी और B का भी। A कितना दिया गया है? 125, इसका भी मुझे क्यूब रूट करना पड़ेगा। और B कितना दिया गया है? 27, इसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट। 125 का क्या हो जाएगा? 5, और 27 का क्या हो जाएगा? 3। यानी ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कंपाउंड रेशो की। हमारा पांचवा टाइप कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है? फॉर एग्जांपल 2 रेशो मुझे दिए गए हैं A:B और C:D। A:B मुझे दिया गया है 2:3,
और C दिया गया है 5 कितना 4। अब मुझे बोला गया है कि फाइंड इट्स कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो में क्या होता है, पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय C इज टू B मल्टीप्लाई बाय D। इससे मुझे क्या मिल जाता है, कंपाउंड रेशो। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है 10 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है 12। इसको काट देंगे तो कितना आएगा 5:6। यानी इनका कंपाउंड रेशो क्या आ गया 5:6। ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं रेशो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मान लो एक और रेशो दिया होता है E:F, तो उस केस में इसका भी पहला और E वाले का भी पहला, तीनों मल्टीप्लाई हो जाते और इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा क्या हो जाता मल्टीप्लाई। तो कंपाउंड रेशो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आखिरी टाइप की हम बात करते हैं। लास्ट टाइप, इनवर्स रेशो। भी इनवर्स रेशो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे A:B दिया गया है कितना 5:4 और मुझे बोला गया है कि फाइंड इट्स इनवर्स रेशो। तो इनवर्स मतलब ही पता लग जाता है उल्टा। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी वो मुझसे ये मांगना चाहता है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 1 बाय कितना 4। अब रेशो को इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, मैं क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 5। इन शॉर्ट यहाँ से आपने समझा कि 5:4 था, ये 4:5 आया। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई रेशो दिया है और उसका मुझे बोल रहा है कि इनवर्स रेशो फाइंड करो, तो जस्ट क्या कर देना है, उसको उल्टा कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग मी। तो हमने 6 टाइप पढ़े। पहला हमने पढ़ा डुप्लीकेट रेशो, दूसरा पढ़ा हमने सब डुप्लीकेट, तीसरा हमने पढ़ा ट्रिप्लीकेट, चौथा पढ़ा हमने सब ट्रिप्लीकेट, पांचवा पढ़ा कंपाउंड और छठा पढ़ा इनवर्स। जितने टाइप रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात होती है मेनली ऑपरेशन ऑन रेशो, कि किस किस तरह से रेशो पे काम किया जाता है, वो हम बात करेंगे। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या, ऑपरेशन ऑन रेशो। बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लेते मुझे A:B दिया गया है 3:4 और B:C दिया गया है 2:7 और मुझसे कहा गया है फाइंड A:B:C। पहली बात, तो जब भी मैं इनका कंबाइंड रेशो की बात होती है, जैसे यहाँ पर दिया था A:B और B:C और मुझे कंबाइंड रेशो की बात करा A:B:C, तो मुझे ये देख लेना है कि क्या एक टर्म दोनों में कॉमन है। हाँ भाई बिल्कुल कॉमन है, मुझे दिख रहा है B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है। तो अब कैसे काम किया जाए, मुझे एक बात बताओ कि B जो टर्म है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये रेशो में भी तो सेम होना चाहिए। क्या ये रेशो में सेम है क्या, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है। तो क्या इनको सेम बनाया जा सकता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं रेशो को सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मुझे इस 2 को 4 बनाना है तो मैं इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या ये सेम बन जाएगा क्या, मैंने कहा देख लेते, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 × 2 कितना होता है 4 और 2 × 7 कितना होता है 14। यानी कि मुझे इनका कंबाइंड रेशो अगर निकालना है तो पहले जो कॉमन टर्म है उनको क्या करना पड़ेगा सेम। और वो सेम कैसे हो सकते हैं, या तो मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं या तो मैं उनको क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, तभी हो सकता है। प्लस माइनस हो सकता है क्या, नहीं। तो इनका कंबाइंड रेशो क्या आ गया, A कितना है 3, B कितना है 4 और C कितना है 14। यानी इनका कंबाइंड रेशो आ गया 3:4:14। क्या बात समझ में आ रही है कि कंबाइंड रेशो कैसे निकाला जा सकता है। अब इसी को अलग अलग तरीके से भी बहुत लोग बताते हैं कि भाई A:B आपको दिया गया था कितना 3:4 और B:C दिया गया था कितना 4:14। अब हमेशा ध्यान रखना, जो तरीका अभी मैं बता रही हूँ, जो उल्टा एन कहा जाता है कि भाई कैसे निकाला जाता है, तो उसमें मेन इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉमन टर्म है वो ऐसे होने चाहिए।
जो कॉमन टर्म है, जो सिमिलर टर्म है, वो ऐसे इस फॉर्म में होने चाहिए। ये कंडीशन मैंडेटरी है, ये होना कंपलसरी है, ऐसा होना ही चाहिए। अब करना क्या है, उल्टा है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 कितना होता है भाई मेरा 12। ओके, मैं तो ऑलरेडी सेम ही लिख दिया। 20:C हमारा कितना दिया हुआ था भाई, 2:7। हाँ, अब करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 कितना होता है मेरा 6, 4 इंटू 2 कितना होता है भाई मेरा 8, और 4 इंटू 7 कितना होता है मेरा 28। अभी कट रहा है तो हम काट दें, मैंने कहा 2 से कट रहा है, सारा का सारा रेशो सिमिलर नंबर से कटे तो काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितनी बार 4 बार, और कितनी बार 14 बार। ये आंसर क्या है, सेम। इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये आपकी खुद की इच्छा है, आप कैसे करें। मेरे हिसाब से जब 2 छोटे छोटे रेशो हैं तो इस तरह से कर लें तो बहुत इजी रहता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो मैं शेयर कर दूंगी। होप सो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं भी समझ में आई है तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।